वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। मैं अपने चैनल में आज से एक बहुत ही नया सेगमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ला रही हूँ, दैट इज जो बीपीएससी टियर 3 के टीचर्स का एग्जाम है एंड रिटन एग्जाम 19, 20, 21 और 22 का है, उसका मैं आपको एक एक इंग्लिश का जो सिलेबस में है मैं एक एक चीज आपको डिटेल में कराऊंगी। ओके, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है। इंग्लिश के सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ। टोटल एंड कंप्लीट ग्रामर, जितना ग्रामर है आपको ग्रामर से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। सो ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब इसमें से मैं एक एक टॉपिक कवर करूंगी आपके एग्जाम्स के लिए। रिमेंबर, कौन सी एग्जाम की बात कर रही हूँ? बीपीएससी टियर 3 जो टीचर्स का एग्जाम 19, 20, 21 और 22 को होने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको कैसे ये वीडियोस मिलेंगे वो भी आप पहले समझ लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, हर नाम से वीडियोस बना हुआ है। आप बीपीएससी के नाम से जो भी वीडियोस बने हुए हैं आप उसको ओपन कीजिए, वॉच कीजिए और फायदा उठाइए। और ये ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस है फॉर एंड सिंस। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज बी वेरी अटेंटिव, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर में फॉर और सिंस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो पहले हम फॉर की बात करेंगे। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप दूसरा वर्ड बता सकते हो ड्यूरेशन। और अगर इसको हिंदी में अगर आप बताओगे तो एक अवधि बोलोगे, एक अवधि विच इज नॉट डेफिनेट, जो कि निश्चित नहीं होता है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे कि अगर 4 मंथ्स है या 4 आवर्स है या 4 सेकेंड्स है या 10 years है, 10 minutes है, 10 seconds है, 20 years है, रिमेंबर ये सब एक अवधि की बात कर रहा है। दिस इज ड्यूरेशन। हम किसी भी निश्चित समय का नहीं बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। अभी जब मैं आपको सिंस बताऊंगी तो आपको और क्लियर होगा। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का हम दूसरा वर्ड बोल सकते हैं डेफिनेट टाइम, और हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? निश्चित समय। बट जरूरी नहीं है कि ये निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे। वो रिमेंबर कुछ भी निश्चित होगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सपोज इट इज 5 o'clock। ये क्या है? एक निश्चित समय, एक डेफिनेट टाइम है 5 o'clock। ओके, सो हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस 5 o'clock या सिंस 5 PM। अब निश्चित समय, मैंने बोला कि निश्चित समय के अलावा वो कुछ भी निश्चित हो सकता है। तो भाई क्या निश्चित होगा? तो समय से बड़ा क्या होता है? पार्ट ऑफ द डे। यू कैन से पार्ट्स ऑफ द डे, जिसको जैसे कि मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ। तो रिमेंबर, आप मॉर्निंग के लिए फिर फॉर नहीं लगाओगे, सिंस लगाओगे। क्यों? क्योंकि दिस इज अ डेफिनेट पार्ट ऑफ द डे। वो निश्चित पार्ट ऑफ द डे है, राइट? अब पार्ट ऑफ द डे से बड़ा क्या होता है? डे। वो इट कैन बी मंडे, इट कैन बी ट्यूसडे, सो सिंस मंडे और सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे। व्हाई? बिकॉज इट इज अ डेफिनेट डे। डे से बड़ा क्या होता है? महीना या मंथ। तो वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, रिमेंबर आप हमेशा ही सिंस लगाओगे। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। ओके, महीना से बड़ा क्या होता है? साल। फिर वो अगर एक डेफिनेट ईयर होगा तो आप सिंस लगाओगे। सिंस 1995, सिंस 2005, सिंस 2007 एंड सो ऑन। नाउ इससे बड़ा, साल से बड़ा क्या होता है? सेंचुरीज। तो रिमेंबर, अगर वो 15th सेंचुरी है, 17th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी है, व्हाटएवर इट इज, आप हमेशा ही सिंस लगाओगे। यानी जब भी अगर आपको क्वेश्चन आता है सिंस और फॉर लेके, तो सबसे पहले अपने दिमाग से पूछिए, क्या ये निश्चित है? क्या ये डेफिनेट है? वो कुछ भी डेफिनेट होगा। इट कैन बी डेफिनेट डे, it can be definite part of the day, it can be definite time, it can be definite month, it can be definite year, it can be definite century। कुछ भी वो निश्चित होना है, बट फॉर कभी भी डेफिनेट नहीं होगा। वो सिर्फ एक अवधि का बात करेगा, एक ड्यूरेशन का बात करेगा। इसको हम और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ अभी मैं आपको लास्ट 10 मिनट्स से पढ़ा रही हूँ, राइट?
देखिए इस सेंटेंस को हम फॉर और सिंस दोनों ही लगा के बोलेंगे। कैसे? आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रही हूँ और मैंने 10 मिनट्स के लिए फॉर यूज किया है। इसी को हम टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग सिंस। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8 PM। 8 PM एक डेफिनेट समय है, एक डेफिनेट टाइम है। सो हम क्या लगा रहे हैं? सिंस। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैं पहले दिल्ली में रहती थी, राइट? 2017 में मैं पटना आई हूँ। तो मैं इस सेंटेंस को फॉर और सिंस दोनों ही लगा के आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 6 years, यानी कि मैं 6 साल से पटना में रह रही हूँ। इसको हम सिंस लगा के कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2017। क्यों? क्योंकि 2017 या 2017 एक डेफिनेट ईयर है। ओके, एंड 6 years क्या है? एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ओके, सपोज कि बारिश 2 घंटे से हो रही है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। 2 hours एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है। अब टाइम को लेके कैसे सिंस लगाएंगे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस 6 PM। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो अगेन इसको हम फॉर और सिंस लगा के बोलेंगे। मैं 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। ओके, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months। और इसको सिंस लगा के कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जुलाई। वाई? बिकॉज जुलाई इज अ डेफिनेट मंथ। सो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, द ट्रिक इज दैट कहीं भी क्वेश्चन फॉर और सिंस का आया तो आप सबसे पहले अपने दिमाग से पूछो, क्या ये डेफिनेट टाइम है? क्या ये डेफिनेट मंथ है? क्या ये डेफिनेट ईयर है? कुछ भी डेफिनेट होगा तो आप सिंस लगाओ। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट आस्क यू 5 क्वेश्चंस और अब फटाफट मुझे अपने दिमाग में जल्दी से सोचोगे मेरे से पहले कि आपको सही समझ में आया है कि नहीं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश 2005। अब मैं आपको इसको बताती हूँ। 2005 एक डेफिनेट ईयर है, तो क्या हो जाएगा? सिंस 2005। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है 10 years। क्या लगाओगे? इट्स अ ड्यूरेशन, नथिंग इज डेफिनेट, राइट? तो क्या लगाओगे? फॉर 10 years दे आर ओवर एंड अबव। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी कि आज से ये वीडियो देखने के बाद आप ओवर और अबव में कभी भी गलती नहीं करोगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नो, सबसे पहले अगर आप ओवर की बात करते हैं तो इतना बस आप समझ लो, ओवर का मतलब होता है ऊपर। हाउएवर अबव का मतलब होता है ऊपर से भी ऊपर, यानी कि बहुत ऊपर। यानी ये जनरली हम लोग यूज करते हैं। सो ओवर मीन्स ऊपर एंड अबव मीन्स बहुत ऊपर, विच इज बियॉन्ड आवर रीच, जो कि हमारे पहुंच से बाहर है। ओके, हम रिमेंबर ये प्लेस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम अबव और ओवर दूसरी चीजों में भी यूज करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओवर एंड अबव रिलेटेड टू प्लेस। ओके, सो इतना तो आप समझ गए कि ओवर का मतलब ऊपर एंड अबव मीन्स बहुत ऊपर। अब इसको हम ट्रिक्स के साथ आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओवर का मैं आपको 4 ट्रिक्स दूंगी। ओके, इन चारों में से कोई भी एक अगर आपको मतलब लगता है कि इससे मिल रहा है तो आप ओवर लगाओगे। जरूरी नहीं कि चारों का चारों मिले, चारों में से कोई एक भी है तो आप उसमें ओवर लगाओगे। सबसे पहला, अगर कोई भी चीज हमारे बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है, वर्टिकली ऊपर का मतलब क्या हुआ? सीधा ऊपर। ओके, जैसे कि द फैन इज ओवर माई हेड। आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं बोलोगे बट वर्टिकली ओवर बोलोगे, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो। ओके, सो रिमेंबर द फैन इज ओवर माई हेड किस कैटेगरी में आएगा? वर्टिकली ओवर। ओके, एक और एग्जांपल आप ले लो। पुट एन अम्ब्रेला ओवर योर हेड।
आप देख रहे हो बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है, राइट। जो अम्ब्रेला आप डालते हो बिल्कुल सिर के ऊपर रहता है, तभी तो आपको वो बारिश से प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड ट्रिक है टचिंग समथिंग। टचिंग समथिंग मतलब छूते हुए। ओके, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बोलते हैं द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस एंड नॉट अबव द फेंस, वाई? बिकॉज कैट जब या तो फेंस समझो या गेट समझो, अगर वो एक तरफ से दूसरे तरफ छलांग लगाती है तो कुछ ना कुछ उसका वो गेट या फेंस को टच कर सकता है, कर जाता है, हो सकता है टेल ही क्यों ना टच कर जाए। सो रिमेंबर टचिंग समथिंग। टचिंग समथिंग में क्या एग्जाम्पल आएगा? द कैट और द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। थर्ड ट्रिक है कवरिंग समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? कवर करते हुए, ढकते हुए। ओके, कैसे इसका हम बोलेंगे? पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। इसका मतलब क्या हुआ कि कंबल को बच्चे के ऊपर डाल दो, और जब आप कंबल को बच्चे के ऊपर डालोगे तो बच्चा पूरा कंबल से कवर हो जाता है। ओके, सो रिमेंबर कवरिंग समथिंग यानी ढकते हुए। ओके, इसमें आप अबव नहीं लगाओगे। पुट द, बहुत बच्चे बोलते हैं पुट द ब्लैंकेट अबव द बेबी। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट अ मिस्टेक। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ओके, फोर्थ है दैट इज फ्रॉम वन साइड टू द अदर और फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक छोर से दूसरी छोर तक। ओके, ये फोर्थ ट्रिक है। इसमें हम एग्जाम्पल कैसे लेंगे? द ब्रिज इज ओवर द रिवर। आप देखते हो जो ब्रिज रहता है बिल्कुल रिवर के ऊपर होता है और एक छोर से दूसरी छोर तक रहता है। सो ये चार आप ओवर का ट्रिक समझ लो। रिमेंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला है? वर्टिकली ओवर, बिल्कुल वर्टिकल, हमारे से बिल्कुल वर्टिकली ऊपर यानी सीधे ऊपर। सेकेंड क्या है? टचिंग समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? छूते हुए। कवरिंग समथिंग, कवरिंग समथिंग में क्या हुआ? ढकते हुए। एंड व्हाट इज द फोर्थ वन? फ्रॉम वन साइड टू द अदर और फ्रॉम वन एंड टू द अदर। ओके, सो ओवर का तो आपने समझ लिया ट्रिक्स। एक बच्चा मेरे से पूछा क्या मैम एक सेंटेंस है तो क्या हम उसमें चारों चीज देखेंगे? नो बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ एक देखोगे। कोई भी अगर एक ट्रिक इन केस अगर आपका लग जाता है, मिल जाता है, इट मीन्स आप उसमें ओवर लगाओगे। अब अबव समझ लो, इट इज़ वेरी इजी। अबव का मतलब मैंने क्या बोला है? बहुत ऊपर, विच इज़ बियॉन्ड आवर रीच। ओके, कैसे? हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ लो। एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ओवर द क्लाउड्स आप नहीं करोगे। वाई? आप कितना भी 10 सीढ़ी लगा दो, आप एरोप्लेन को टच नहीं कर पाओगे। दैट इज़ वाई ये हमारे पहुंच के ऊपर है। इट इज़ बियॉन्ड आवर रीच। ओके, फैन को हमने रिमेंबर ओवर में किया था, द फैन इज ओवर माई हेड, क्योंकि आप एक दो टेबल लगा के आप फैन को छू सकते हो बट एरोप्लेन को नहीं छू सकते हो। एक और एग्जाम्पल अबव का ले लेते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। फिर से आप कितनी भी सीढ़ी क्यों नहीं लगा लो, आप बर्ड्स को नहीं छू पाओगे व्हेन दे आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। सो आई होप आपको आज क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबव। आज से आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ। जब भी क्वेश्चन आएगा आप ट्रिक अप्लाई करो एंड देन यू राइट द आंसर। इसमें आपका गलती बिल्कुल क्या रहेगा? गलती नहीं रहेगा या ज़ीरो गलती रहेगा। दैट इज बाय एंड विथ। नाउ लास्ट टाइम हम लोग ट्रिकी प्रपोजिशंस किए थे एट एंड इन, जिस वीडियो को आप लोग ने बहुत ज़्यादा लाइक किया था। ओके, सो आज जो हम ट्रिकी या कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस करने वाले हैं, दे आर बाय एंड विथ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू ऑल शुड बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि मैं आपको बाय और विथ का बहुत एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट वन इज बाय। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बाय का हिंदी होता है के द्वारा। हाउएवर विथ का मतलब होता है से। ओके, से, हिंदी वाला से। नाउ बाय का अदर यूजेस भी है, विथ का अदर यूजेस भी है, बट हम यहाँ बाय और विथ को कंपेयर करके पढ़ेंगे, राइट, जिसमें जनरली आप मिस्टेक्स करते हो। सो रिमेंबर बाय का हिंदी क्या हो गया? के द्वारा, और विथ का मतलब हो गया से। ना जब भी हम बाय का यूज़ करेंगे ना, तो आप हमेशा कोई लिविंग बीइंग जिसमें जान है उसके लिए यूज़ करोगे,
और विथ जो यूज़ है ना, विथ का मतलब हो गया से, बट ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जिसका हिंदी होता है औजार या उपकरण, राइट। तो इसको आप अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि टाइगर होता है ना, जानवर, राइट, इट्स एन एनिमल। नाउ हम कैसे बोल सकते हैं, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। ओके, रिमेंबर यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, यानी जो टाइगर है वो हंटर के द्वारा मारा गया, राइट। बट जब अब किस चीज़ से मारा गया, तो भाई टाइगर हंटर के द्वारा मारा तो गया, बट एक गन से मारा गया। गन क्या है, इट इज़ यू कैन से इट इज़ अ टूल और एन इंस्ट्रूमेंट, औजार है या उपकरण है जिससे टाइगर को मारा गया। तो इसके लिए रिमेंबर हम विथ लगाएंगे। सो द टाइगर वॉज किल्ड विथ अ गन। लेट मी रिपीट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर विथ अ गन। बाय का मतलब क्या हो गया, के द्वारा, और विथ मतलब क्या हो गया, से। बाय हम यूज करते हैं लिविंग बींग्स के लिए, विथ हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जनरली टूल और इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिसको आप बोल सकते हो औजार नहीं तो उपकरण। सो द टाइगर हंटर के द्वारा मारा गया गन से। Now let us understand the second example of by and with, right? The letter was written by Hari. Okay? यानी जो चिट्ठी है वो किसके द्वारा लिखा गया, हरि। हरि एक लिविंग बीन है, उसमें जान है, वो एक आदमी है। किस चीज़ से लेटर लिखा गया, जनरली आप चिट्ठी सब किस चीज़ से लिखते हो, पेन से लिखते हो, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, द लेटर वॉज रिटन विथ अ ब्लू पेन। सो इसको फिर से मैं रिपीट करती हूँ, द लेटर वॉज रिटन बाय हरी विथ अ ब्लू पेन, राइट। थर्ड एग्जाम्पल है, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय। तो स्नेक किसके द्वारा मारा गया, लड़के के द्वारा। किस चीज से मारा गया, सो द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय विथ अ स्टिक। सो फिर से मैं आपको रिकैप करा देती हूँ। बाय मीन्स के द्वारा, जो हम लोग लिविंग बीइंग्स के लिए यूज़ करते हैं। विथ का हिंदी होता है से, जो जनरली नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा यूज़ करते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हो, औजार, यंत्र या उपकरण, जिससे वो काम किया गया। नेक्स्ट है, द वेजिटेबल्स वर चॉप्ड बाय माई मदर। ओके, तो जो घर में किचन में जो सब्जियां काटी जाती हैं, चॉप किया जाता है, वो ऑब्वियसली आपकी मम्मी करती हैं, राइट। और किस चीज़ से करती हैं, भाई चाकू से करती हैं, नाइफ से करती हैं। सो द वेजिटेबल्स वर चॉप्ड बाय माई मदर विथ अ नाइफ। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जाम्पल। जो पेड़ होते हैं ना, उसको कौन काटता है, वुड कटर काटता है, राइट। और वुड कटर क्या है, लिविंग बीइंग है। किस चीज से काटता है, कुल्हाड़ी से काटता है, एक्स से काटता है। एक्स का हिंदी क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो हम क्या बोल सकते हैं, द ट्री वॉज कट बाय द वुड कटर विथ एन एक्स, राइट। सो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाय का मतलब होता है के द्वारा, और विथ का मतलब होता है से। By is used for living things, living beings. With is used for tools and instrument, non-living things. औजार, यंत्र, उपकरण के लिए हम यूज करते हैं। Let us understand one more example. The man was killed by his enemies. Right? Now जो man है वो enemies के द्वारा मारा गया। भाई किस चीज से मारा गया? The man was killed with a sharp नाइफ। सो आप देख सकते हो, अगेन एनिमी जो है, जो शत्रु है, राइट, वो एक लिविंग बीइंग है। और शार्प नाइफ क्या है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, टूल और इंस्ट्रूमेंट, औजार नहीं तो उपकरण। सो आई थिंक इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अक्रॉस एंड थ्रू। कि अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस क्या होता है, वो कब हम अक्रॉस लगाते हैं, कब हम थ्रू लगाते हैं। तो
तो आज मैं आपको सेंटेंसेस और ट्रिक के मदद से आपको मैं बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं हमेशा ही बच्चों के साथ अप्लाई करती हूँ सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल एंड रिमेंबर इट ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ व्हाट इट डज अक्रॉस मीन्स, अक्रॉस का सबसे फर्स्ट जो यूज होता है या फर्स्ट जो मीनिंग होता है दैट इज ऑन द ऑपोजिट साइड। ऑन द ऑपोजिट साइड, यू कैन से ऑन द अदर साइड। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी तरफ। सो रिमेंबर, ऑन द ऑपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ? दूसरी तरफ या ऑन द अदर साइड, राइट? ये तो पहला यूज है। दूसरा है बेटा फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर। ओके, रिमेंबर, या यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम वन एंड टू द अदर। इसका मतलब हुआ एक छोर से दूसरी छोर तक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। ओके, द ट्रिक इज, जो अक्रॉस होता है वो हमेशा ही 2 डायमेंशनल के लिए यूज़ करेंगे जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है, बट थ्रू हम उसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे जिसका 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट, राइट? फिर से मैं आपको बताती हूँ कि अक्रॉस 2 चीज़ के लिए यूज़ होता है। पहला क्या है? ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, राइट? तो हम इससे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कि रोड के उस साइड एक सुंदर सा बंगलो है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ ब्यूटिफुल बंगलो अक्रॉस द रोड, यानी रोड के उस पार एक बहुत सुंदर बंगलो है। और ये आप बोल सकते हो रोड के उस तरफ। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देयर इज अ शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट के उस तरफ क्या है? एक शॉप है, एक दुकान है। सो ये पहला तो मैंने आपको बता दिया। और अगर आप ऐसे भी ट्रिक के साथ भी देखो तो रोड हो गया, स्ट्रीट हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, डेजर्ट हो गया, सारे ही 2 डायमेंशनल होते हैं। इसका हाइट नहीं होता, इसका लेंथ और ब्रेथ होता है। बट रिमेंबर, फॉरेस्ट के लिए हम थ्रू लगाएंगे। वाई? बिकॉज इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होता है। ट्रीज कम इन द कैटेगरी ऑफ हाइट। रिमेंबर, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इतना आप याद रख लो। लेक, डेजर्ट, रिवर, रोड, स्ट्रीट, ये सब के लिए हम क्या लगाएंगे? अक्रॉस। पर जैसे ही जंगल या फॉरेस्ट आएगा तो हम क्या लगाएंगे? थ्रू, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही होता है। क्लियर है? ओके, अब मैंने फिर वी कम बैक टू अक्रॉस। मैंने पहला का एग्जाम्पल आपको बता दिया। ऑन दी अदर साइड में दूसरी तरफ। इसका एक और मतलब होता है फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू दी अदर, एक छोर से दूसरी छोर तक। जैसे कि मेरा एम है, माई एम इज टू ट्रैवल, ऑल्दो इट इज़ नॉट माई एम, आई एम वेरी हैप्पी इन इंडिया, बट कुछ बच्चों का या कुछ लोगों का एम होता है, दैट्स अ वेरी गुड एम, टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या हम बोल सकते हैं? माई एम इज टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि मुझे पूरी दुनिया क्या करना है? भ्रमण करना है, घूमना है, एक छोर से दूसरी छोर तक। एक और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। आई हैव टू ट्रैवल अक्रॉस द रिवर टू रीच माई स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? कि मुझे रिवर के इस पार से, मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, पार करना पड़ता है अपने स्कूल पहुंचने के लिए। सो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिया। ओके, ऑन दी अदर साइड का एंड प्लस फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू दी अदर, एक छोर से दूसरी छोर तक। ओके, एक और हम एग्जाम्पल अक्रॉस का ले लेते हैं एंड देन विल गो टू थ्रू। ओके, आई हैड टू टेक अ बोट। रिमेंबर, आई हैड टू टेक अ बोट अक्रॉस द रिवर। ओके, सो मुझे एक बोट लेना पड़ा river, across the river. Okay, so I have given you 5 examples related to across. अब हम आते हैं through. मैंने ट्रिक क्या बताया था जिसका रिमेंबर 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप देखते हो ना, मम्मी जो किचन में खाना बनाती है एंड देयर इज़ अ गैस सिलेंडर एंड देयर इज़ अ स्टोव, राइट? तो आप देखते हो कि जो गैस पाइप होता है ना बेटा, वो गैस पाइप में गैस ट्रैवल करता है, नॉट ट्रैवल, यू कैन से पास, राइट? पास करता है एंड देन वो चूल्हे में आता है और हम लोग खाना बनाते हैं, आपकी मम्मी खाना बनाती हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? द गैस पासिस थ्रू द गैस पाइप। आप अक्रॉस नहीं लिखोगे। वाई? बिकॉज ये 3 डायमेंशनल है। एक और चीज़ थ्रू का आप बता सकते हो। थ्रू का मतलब होता है
किसी चीज के अंदर घुस के बाहर की तरफ निकलना। रिमेंबर, अंदर घुसना एंड देन बाहर निकलना। तो आप देखते हो कि जो गैस होता है वो गैस पाइप अंदर से निकलता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्रू का है। सेकेंड एग्जाम्पल, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अब टनल देखते हो, इट इज 3 डायमेंशनल। इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट। सो दैट इज वाई टनल के लिए हम अक्रॉस नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? थ्रू। सो द ट्रेन पास थ्रू द टनल। इससे मैं आपको छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। वी वर गोइंग टू श्रीनगर। तो श्रीनगर, जम्मू से हम श्रीनगर जा रहे थे, तो बीच में एक टनल आया था एंड दैट वाज, यू कैन से, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स। और हमारी गाड़ी उसके अंदर थी एंड इट वॉज सो डार्क आउटसाइड, क्योंकि उस समय वो टनल बन ही रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी सफोकेटेड। वाई? बिकॉज चारों तरफ डार्क था और हमारी कार जो थी वो टनल की, मतलब टनल से गुजर रही थी। सो रिमेंबर, टनल के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे बेटा? थ्रू, नॉट अक्रॉस। आज से समझ लो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्रू से है। ओके, द थीफ, जनरली चोर जो होते हैं ना, वो खिड़की तोड़ के घर में घुस जाते हैं जब घर के लोग एब्सेंट रहते हैं, कहीं घूमने गए होते हैं, कहीं शादी में गए होते हैं। तो इसमें हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द ओपन विंडो। हो सकता है कोई विंडो खुला हुआ छूट गया होगा, या तोड़ के भी आ सकते हैं, राइट? सो द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द ओपन विंडो। विंडो अगेन क्या है? 3 डायमेंशनल है, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट। तो हम अक्रॉस नहीं, हम क्या यूज करेंगे बेटा? वी आर गोइंग टू यूज थ्रू द ओपन विंडो। ओके, नाउ, और दूसरा है, आप एक और चीज में देख सकते हो कि जो थीफ है वो विंडो के अंदर आके बाहर घर में निकला। ओके, सो रिमेंबर, थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर घुस के बाहर निकल जाना। एक और हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सनलाइट एंटर्ड द डार्क रूम थ्रू द ओपन होल। ओके, तो देयर वाज अ डार्क रूम, और कभी कभी आप देखते हो उसमें छोटा सा होल रहता है ना, तो उस होल से सनलाइट एंटर किया। कहाँ पर? उस डार्क रूम में। सो रिमेंबर, होल अगेन क्या है बेटा? 3 डायमेंशनल है। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, जिससे आपको ये अक्रॉस और थ्रू के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी passes through the wire। आप देखते हो जो वायर होता है, तार होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहीं पहुंचता है। तो क्या होगा कि जो ये वायर है ना बेटा, चाहे पाइप हो चाहे वायर हो, ये सब के लिए हमेशा हम थ्रू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर घुस के बाहर निकल रही है। सो थ्रू का 2 आपको मैंने ट्रिक बताया। एक तो किसी चीज़ के अंदर घुस के बाहर निकलना, या सेकेंड एग्जाम्पल बोल सकते हो, हम उन्हीं चीज़ के लिए थ्रू लगाएंगे जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यस, इस वायर के केस में आप सेकेंड ट्रिक भी देख सकते हो। दोनों ही ट्रिक इसमें फॉल कर रहे हैं और यू कैन से अप्लाई हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द वायर। वायर का मतलब आप समझते हो तार। आप देखते हो तार में इलेक्ट्रिसिटी अंदर घुस के बाहर निकलती है, राइट? और हम थ्रू क्यों यूज करेंगे? सेकेंड ट्रिक आप देख लो, वायर का भी क्या होता है? इट हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बिकॉज दीज आर रियली कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस फॉर अ स्टूडेंट हु इज नॉट अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस। सो अक्रॉस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला, ऑन द अदर साइड, यानी दूसरी तरफ। दूसरा होता है फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर, एक छोर से दूसरी छोर तक, राइट? और आप क्या देखोगे, ये जो होता है दैट इज अक्रॉस, हमेशा ही 2 डायमेंशंस के लिए यूज होता है। ऐसे चीज के लिए यूज होता है जिनके सिर्फ 2 डायमेंशंस होते हैं, राइट? लेंथ एंड ब्रेथ। एंड थ्रू जो होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज के अंदर घुस के बाहर निकलना। एंड हम उसी चीज के लिए थ्रू यूज करेंगे जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पेयर ऑफ ट्रिकी और कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस पढ़ेंगे, एंड दे आर इन एंड इनटू। ना बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है कि इन और इनटू में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इन के जगह आप इनटू यूज कर दोगे और इनटू के जगह आप इन यूज कर दोगे। तो आज के बाद आप प्रॉमिस करो कि ये गलती कभी नहीं करोगे। ओके,
सो व्हाट डज इन मीन्स? रिमेंबर, इन का मतलब होता है मे, राइट? हिंदी में इसको मे बोलेंगे, बट एक्चुअली इट मीन्स रेस्ट पोजिशन। ओके, अगर मोशन भी है तो इसका मतलब हुआ, मोशन मतलब मूवमेंट, गति, राइट? सो मोशन अंदर ही होगा, राइट? अगर मैं, जैसे कि अभी मैं रूम में हूं, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल आई से? आई एम इन द रूम, और यू कैन से आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, और आई एम सिटिंग इन द रूम। ओके, आई एम स्लीपिंग इन द रूम, मैं रूम में क्या कर रही हूं? सो रही हूं। आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, मैं रूम में खड़ी हूं। आई एम सिटिंग इन द रूम, मैं रूम में बैठी हुई हूं। आई एम स्लीपिंग इन द रूम, इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं रूम में सो रही हूं। सो रिमेंबर, ये सारे से क्या मतलब समझ में आता है? इन का मतलब हुआ रेस्ट पोजिशन, देयर इज नो मूवमेंट। हम मूवमेंट की बात करेंगे बट थोड़ी देर बाद। इनटू का मतलब होता है मूवमेंट। ओके, मूवमेंट, बट ये इसमें एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट का हम बात करते हैं, जबकि कुछ चीज बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। रिमेंबर, इन का मतलब हुआ रेस्ट पोजिशन। ओके, हाउएवर इनटू का मतलब हुआ मोशन, मूवमेंट, बट अंदर से बाहर नहीं। इसका मतलब हुआ बाहर से अंदर की तरफ आना। फिर से समझ लीजिए, इनटू का मतलब हुआ मोशन, बट बाहर से अंदर की तरफ आना। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अगर मैं बोलती हूं, देखते हो आप, जो मेढक होता है ना, फ्रॉग जो होता है ना, वो कुएं के अंदर कूद जाता है। जब कुएं के अंदर कूदेगा तो वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, और कूदते समय वो क्या होगा? मोशन में रहेगा, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? द फ्रॉग jumped into the well, right? Why into? Because it shows movement. Let us take one more example. Okay, अगर मैं बोलती हूं the dog walked into the park, और the dirty dog walked into the park. So dirty dog जो है, गंदा जो कुत्ता है, वो पार्क में आ तो रहा है, बट कहां से आ रहा है? बाहर से अंदर आ रहा है। When the dog walked, या जब डॉग बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, तो इट वॉज इन मूवमेंट। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जाम्पल, राइट? ही हॉप्ड इनटू द कार। हॉप का मतलब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बाहर से अंदर की तरफ जाना। जब आप कार में हॉप करते हो ना, बैठने के लिए, दैट अगेन शोज मूवमेंट। ओके, आप बैठे बैठे कार में नहीं जा सकते हो। कार में बैठने के लिए आपको बाहर से अंदर की तरफ जाना होगा। ओके, सो रिमेंबर, इन का मतलब क्या हुआ? रेस्ट पोजिशन। इनटू का मतलब क्या हुआ? मोशन, बट जब बाहर से कुछ अंदर की तरफ आ रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, द बॉय डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल। अगर आप स्विमिंग पूल में डाइव करते हो ना, तो फिर क्या होता है? बाहर से अंदर की तरफ स्विमिंग पूल में जाते हो, एंड अगेन इट शोज मूवमेंट। जब आप डाइव कर रहे होगे तो ऑब्वियसली आप रेस्ट पे तो हो नहीं, आप मोशन पे हो, मोशन में हो, सो ऑब्वियसली इट मींस इनटू। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ओके, अगर मैं बोलती हूँ पोर द टी इनटू द कप फॉर मी, राइट? तो जब आप चाय को कप में पोर करते हो ना, डालते हो, तो आप देखोगे केटल से जब चाय निकल रहा है और आप कप में डाल रहे हो ना, तो एक तो ये मूवमेंट में है, इट इज नॉट एट रेस्ट, और फिर ये जो चाय जो है वो केटल से कप में जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है। अगर अंदर से कुछ बाहर जाएगा उस समय हम इनटू नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। ओके, तब आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा इन और इनटू का डिफरेंस। अगर मैं बोलती हूँ द बॉय इज स्लीपिंग इन द बेडरूम, यानी लड़का बेडरूम में सो रहा है, राइट? पर जब बेडरूम में लड़का सोएगा ना, तो वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रेडल। क्रेडल का मतलब क्या होता है? बच्चों का जो झूला होता है, राइट? तो जब बच्चा क्रेडल में सो रहा है, स्लीपिंग में वर्ड यूज कर रही हूँ, राइट? तो क्या है? वो रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, इसीलिए हम क्या यूज किए? इन यूज किए, इनटू नहीं यूज किए हैं। अगर मैं बोलती हूँ द एम्प्लॉयज आर सिटिंग इन द ऑफिस, फिर जब एम्प्लॉयज ऑफिस में जब बैठे हुए तो फिर रेस्ट पोजीशन पे हैं। ओके, तो
तो फिर हम इन लगाएंगे कि भाई जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। ओके, बट सपोज कि मैं इस रूम में एक वॉक ले रही हूं, राइट? तो क्या हम बोलेंगे आई एम वॉकिंग इनटू द रूम? नो, इसमें आप मूवमेंट, इनमें मूवमेंट दिखता है। ओके, जनरली रेस्ट दिखता है, बट कभी कभी मूवमेंट भी दिखता है, बट इसका मतलब हुआ अंदर ही मूवमेंट हो रहा है, बाहर से अंदर कुछ नहीं आ रहा है, अंदर ही मूवमेंट है। अगर मैं इस रूम के अंदर वॉक ले रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम वॉकिंग इन द रूम। ऑल्दो मूवमेंट में हूं, बट मैं इनटू नहीं यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं रूम के अंदर ही वॉक ले रही हूं, मैं बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ रही हूं। सो रिमेंबर, और या आप अगर पार्क में मॉर्निंग वॉक लेते हो ना, पार्क के अंदर ही आप वॉक लेते हो, तो मैं क्या बोलूंगी? ही इज वॉकिंग इन द पार्क। आप ये नहीं बोलोगे ही इज वॉकिंग इनटू द पार्क। हम इनटू तभी लगाएंगे जबकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो पार्क के अंदर ही चल रहा है। तो यानी कि इन का मतलब सबसे पहला तो रेस्ट पोजीशन हुआ, मूवमेंट होता है बट अंदर में ही मूवमेंट होगा, तब हम इन लगाएंगे। इनटू हम उस समय लगाएंगे जब कुछ बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। अनदर पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग prepositions पढ़ने वाले हैं, and they are of and from. of is of and from is from. ध्यान से सुनिएगा, be very attentive. हम क्यों बोलते हैं he died of cancer, however हम बोलते हैं he died from loss of blood. ध्यान से इन sentences को सुनिए, then only you will be able to understand. He died of cancer, he died फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। डेथ दोनों ही केस में हो रहा है, कैंसर में भी डेथ हो रहा है और लॉस ऑफ ब्लड में भी डेथ हो रहा है। तो फिर हम क्यों एक जगह ऑफ लगा रहे हैं? कैंसर के लिए ऑफ और लॉस ऑफ ब्लड के लिए फ्रॉम। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको लास्ट से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कब हम ऑफ लगाएंगे और कब हम फ्रॉम लगाएंगे। सबसे पहले हम ऑफ देख लेते हैं। कुछ डिजीजेस से आप देखोगे कि डायरेक्ट डेथ होता है। आप देखो कि 90% केसेस में क्या हो रहा है? कैंसर डायरेक्ट डेथ, वो भी तो 90% केसेस में लोग मर जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम पेशेंट को पैसा खर्च करके अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके 1 साल 2 साल 3 साल हम लोग उसको ज़िंदा रख सकते हैं, बट डेथ सर्टेन है, राइट? कैंसर की बात करें। सेकेंड, हार्ट अटैक में भी यही केस है। हो सकता है कि एक हार्ट अटैक आ जाए तो पेशेंट कुछ दिन तक जिंदा रहे, दूसरा आए फिर भी थोड़ा साल और जिंदा रहे, बट अगर थर्ड हार्ट अटैक आ जाता है तो पेशेंट इज डेड। ओके, सो रिमेंबर, हार्ट अटैक से भी डायरेक्ट डेथ होता है। ब्रेन हैमरेज, अगेन द सेम केस। 90% केसेस में ब्रेन हैमरेज से लोग मरते हैं, आज नहीं तो कल। फिर हो सकता है कुछ साल जिंदा रहे, बट उनका डेथ सर्टेन हो जाता है। ओके, हाउएवर अगर हम लॉस ऑफ ब्लड की बात करें, बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, ये सबसे डायरेक्ट डेथ नहीं होता है, इनडायरेक्ट डेथ होता है। जैसे हो सकता है डायबिटीज़ अगर कोई सफ़र कर रहा है ना, तो लिवर फेलियर हो जाए या कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए तो जो पेशेंट होता है वो मरता है। बट रिमेंबर, डायबिटीज़ से डायरेक्ट डेथ नहीं होता है। डायबिटीज़ के बाद अगर हम लॉस ऑफ ब्लड की अगर बात करते हैं, फिर लॉस ऑफ ब्लड से डायरेक्ट डेथ नहीं होता है, इनडायरेक्ट डेथ हो सकता है, राइट? सो जब भी अगर डायरेक्ट डेथ किसी भी डिजीज से या किसी भी कॉज से हो रहा है तो हम वहाँ ऑफ लगाएंगे, बट अगर इनडायरेक्ट डेथ हो रहा है तो हम फ्रॉम लगाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में या टेस्ट में क्वेश्चन आता है ही डाइड डैश कैंसर, अगर ऑप्शन में ऑफ और फ्रॉम दिया हुआ तो आप क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। क्यों? क्योंकि कैंसर से डायरेक्ट डेथ होता है। ही डाइड डैश लिवर फेलियर, ऑब्वियसली अगर किसी का लिवर फेल हो जाता है तो वो बिल्कुल इट लीड्स टू डायरेक्ट डेथ, तो आप क्या लिखोगे? ही डाइड ऑफ लिवर फेलियर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, he died dash COVID-19। if you remember 2020, 2021 उस समय लोग कोविड से 99% लोग मर जाते थे, इसीलिए हम लोग COVID-19 में क्या लगाएंगे? he died of COVID-19। अब हम फ्रॉम समझ लेते कि कैसे इनडायरेक्ट डेथ होता है। he died dash fever,
ना कभी आप कभी सुने हो कि किसी को फीवर से डायरेक्ट डेथ हो रहा है? नहीं, हो सकता है कि फीवर से कुछ इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद क्या होगा, उस इन्फेक्शन से जो पेशेंट है वो मरेगा, बट फीवर से कोई भी डायरेक्ट डेथ नहीं होता है। तो आप यहाँ ऑफ नहीं क्या लगाओगे, ही डाइड फ्रॉम फीवर। एक और देख लेते हैं, ही डाइड डैश लॉस ऑफ ब्लड। ऑब्वियसली भी जस्ट मैंने आपको बताया लॉस ऑफ ब्लड से कोई डेथ नहीं होता है। कुछ फिर अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाए इट कैन लीड टू इनडायरेक्ट डेथ, नॉट डायरेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। ही डाइड फ्रॉम डायबिटीज। डायबिटीज से भी डायरेक्ट डेथ नहीं होता है, हो सकता है उसके कारण कोई वही ऑर्गन फेलियर हो जाए तो हो सकता है पेशेंट मर जाए, बट इट डजंट लीड टू डायरेक्ट डेथ। सो आज से बिल्कुल इसको अप्लाई करो, समझ लो कि इफ द डिजीज या उस डिजीज से डायरेक्ट डेथ हो रहा है तो हम ऑफ लगाएंगे, हाउएवर अगर इनडायरेक्ट डेथ हो रहा है तो हम फ्रॉम लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डाइड डैश डेंगू। नाउ रिमेंबर, डेंगू से अब डायरेक्ट डेथ नहीं होता है, डेंगू से 90% लोग बच जाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ही डाइड फ्रॉम डेंगू। एक समय डेंगू से लोग बहुत मरते थे, बट नाउ इट इज़ नॉट द केस। सो आई होप दिस मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है, क्यों, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम फिर से ऑफ और फ्रॉम ही कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस करेंगे, बट इट विल नॉट बी रिलेटेड टू डेथ। इट विल बी, क्योंकि डेथ का हम कर चुके हैं, इट विल बी रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर। क्यों, एक आप एग्जाम्पल सुन लो। हम कभी कभी बोलते हैं ना, कभी क्या, हम इनफैक्ट ये सेंटेंस बहुत कॉमन यूज करते हैं, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। हम क्या बोलेंगे, गोल्ड नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। हम क्या बोलते हैं, द रॉड इज मेड ऑफ आयरन। बट हम फिर क्यों बोलते हैं, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, या हम क्यों बोलते हैं, घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, या वाई डू वी से जैगरी इज मेड फ्रॉम शुगर केन। नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक के साथ आऊंगी, वो आपके लिए सरप्राइज है। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज गो अहेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। थैंक यू एवरीबडी।